नमस्कार साथियों, मैं सुभाष लश्करी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान पे गेट योर एम नाउ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। अब लॉकडाउन भी खुल रहा है, नॉर्मल की आ रही है और जल्दी ही सब नॉर्मल होगा। हम लोग सीसीएस रूल्स के बारे में हमारे इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का तीसरा पार्ट देखा था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में चौथा और आखिरी पार्ट आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी हमारे भाई बहन हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूडीसी, एलडीसी या वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, केवीएस की तैयारी करते हैं, उन सभी के काम में आने वाला ये वीडियो है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्यूटेशन और ड्यूटी अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 व्हेन डेप्यूटेशन इज विद इन द सेम स्टेशन। अगर सेम स्टेशन पे आपका डेप्यूटेशन होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है, तो एक डेप्यूटेशन अलाउंस मिलता है। तो उसके रेट्स क्या है? एक साथ 2017 से नए रेट्स हैं, तो क्या? ऑप्शन नंबर 1, 2% of basic pay subject to the maximum of 4,000 rupees per month. Option number 2, 7% of basic pay subject to the maximum of 4,000 rupees per month. Option number 3, 10% of basic pay subject to the maximum of 4,500 per month. And option number 4, 5% of basic pay subject to the maximum of 4,500 per month. And the right option is option number 4, 5% of basic pay subject to the maximum of 4,500 per month. हमारा अगला सवाल है, what is the maximum period for which encashment of earned leave for availing the LTC can be done during the entire career of a government servant? कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में LTC का लीव इनकैशमेंट कितने दिनों का मैक्सिमम ले सकता है? और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 60 days, ऑप्शन नंबर 2 30 days, ऑप्शन नंबर 3 45 days एंड ऑप्शन नंबर 4 90 days। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 60 days। बड़ा इजी सवाल है। हमारा अगला सवाल, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड ऑप्शन नंबर 4 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा अगला सवाल, हाउ लॉन्ग टाइम इज गिवन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट to submit his written statement of defense or whether to be heard in person in case of proceeding of major penalty from the date of receipt of articles of charge। मतलब किसी सरकारी कर्मचारी को अगर चार्जशीट मिली है तो उसको मैक्सिमम कितने दिनों के भीतर अपना रिटर्न स्टेटमेंट या पर्सनली अपना जो भी कुछ कहना है वो प्रेजेंट करने का टाइम मिलता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 20 days, ऑप्शन नंबर 2 15 days, ऑप्शन नंबर 3 10 days एंड ऑप्शन नंबर 4 30 days। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 15 days। अगर किसी को चार्जशीट मिलती है तो उसको 15 दिनों के भीतर अपना डिफेंस में जो भी कहना है या प्रस्तुत करना है वो कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द सीलिंग रेट फॉर रिइंबर्समेंट फॉर स्पेशल नर्स चार्जेस ड्यूरिंग द इनपेशेंट ट्रीटमेंट? अगर कोई इनपेशेंट ट्रीटमेंट है, मतलब जिसकी ट्रीटमेंट घर पे चल रही है, तो नर्सिंग चार्जेस, स्पेशल नर्स के चार्जेस कितने मिलते हैं? एंड ऑप्शन नंबर 1 रुपीज 150 पर शिफ्ट फॉर 12 hours, ऑप्शन नंबर 2 रुपीज 250 पर शिफ्ट फॉर 12 hours, ऑप्शन नंबर 3 रुपीज 450 पर शिफ्ट फॉर 12 hours एंड ऑप्शन नंबर 4 रुपीज 350 पर शिफ्ट फॉर 12 hours। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रुपीज 150 पर शिफ्ट फॉर 12 hours। हमारा अगला सवाल, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 what is the quantum of taxable income which is fully exempt from income tax in respect of all the assesses? 2017-18 में इनकम टैक्स की कौन सी अमाउंट जो फुल्ली एग्जम्प्ट कर दी गई थी, जिसपे कोई इनकम टैक्स नहीं लगा था? ये सवाल 2018 के एग्जाम में आया था एंड ऑप्शन नंबर 1 इज रुपीज 3 lakhs,
ऑप्शन नंबर 2 रुपीज 2.5 lakhs, ऑप्शन नंबर 3 2 lakhs, ऑप्शन नंबर 4 1.5 lakhs एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 2.5 lakhs, मतलब 2.5 लाख रुपए पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगा था। हमारा अगला सवाल, हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू द कैंडिडेट हु आर ब्लाइंड, डेफ, म्यूट एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड इन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट इन प्रमोशन। ग्रुप सी या डी की जो प्रमोशंस होती है उसमें ब्लाइंड, डेफ, म्यूट या ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप कैंडिडेट है तो उसके लिए कितने परसेंट का रिजर्वेशन है? ऑप्शन नंबर 1 3%, ऑप्शन नंबर 2 5%, ऑप्शन नंबर 3 1% एंड ऑप्शन नंबर 4 7%। प्रमोशन में खास करके तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1%। अगर ग्रुप सी या डी के प्रमोशन है और उसमें वो कैंडिडेट ब्लाइंड, डेफ या म्यूट या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है तो उसको 1% का रिजर्वेशन है। हमारा अगला सवाल, द लमसम अमाउंट इज पेएबल टू एन एम्प्लॉय एज डीए इफ ही और शी एब्सेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर इज बिटवीन 6 to 12 आवर्स। अगर कोई व्यक्ति हेडक्वार्टर से 6 से 12 घंटे के भीतर के लिए एब्सेंट है तो उसको एक लमसम अमाउंट आजकल दी जाती है डीए के रूप में। उसका प्रतिशत क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 30% of lump sum amount, option number 2 70% of lump sum amount, option number 3 50% of lump sum amount and option number 4 none of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 6 घंटे से ऊपर पर 12 घंटे से नीचे अगर है तो उसको 70% लमसम अमाउंट दी जाती है। हमारा अगला सवाल, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट री एम्प्लॉयड पेंशनर, मतलब जिसको पेंशन मिली है और वो री एम्प्लॉय किया गया है, his or her grade for purpose of medical attendance is determined by his or her। मतलब कोई व्यक्ति को फिर से नौकरी पे लिया गया है, वो पेंशनर है, तो उसको उसकी मेडिकल अटेंडेंस की क्या पोजीशन रहेगी? नंबर 1 बोथ प्रेजेंट सैलरी एंड पेंशन, ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट सैलरी, ऑप्शन नंबर 3 पेंशन एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट सैलरी। उसके प्रेजेंट सैलरी के हिसाब से उसका मेडिकल अटेंडेंस उसको मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन शुड बी लेस देन फिलअप ऑफ फुल कंपेंसेशन पेंशन और ग्रेजुएटी और बोथ। निम्नलिखित में से कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन किससे ज्यादा नहीं हो सकती? नंबर 1 1/4, नंबर 2 1/2, नंबर 3 1/3 एंड नंबर 4 2/3 एंड द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2/3। 2/3 से ज्यादा उसको कंपेंसेशन पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। हमारा अगला सवाल, हाउ लॉन्ग पीरियड लीन राइट इज गिवन टू द परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय if his application for appointment in public sector undertakings incorporated or not wholly or substantially owned by the central or state government may be forwarded on immediate absorption basis। अगर कोई लियान के लिए डायरेक्टली जल्दी से अप्लाई करता है और उसकी अपॉइंटमेंट पब्लिक सेक्टर में नहीं है या पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको कितने दिनों तक लियान पीरियड मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 2 years, option number 2 no lian will be retained in his parent cadre, number 3 1 year, option number 4 3 years। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 no lian will be retained in his parent cadre। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जा रहा है तो उसको लियान पीरियड नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी एंट्री मेड इन सर्विस बुक ऑफ एन एम्प्लॉय मस्ट बी अटेस्टेड बाय। हमारे सर्विस बुक में जो भी एंट्रीज होती है उसको अटेस्ट करने का काम किसका है? ऑप्शन नंबर 1 हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर 2 अकाउंट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 3 हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑप्शन नंबर 4 अकाउंटेंट ऑफ ऑफिस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस का काम होता है सर्विस बुक में होने वाली हर एंट्री को अटेस्ट करना है। हमारा अगला सवाल, द 12 मंथली एवरेज प्राइस इंडेक्स अबाउ 115.7 points is determined twice in a year for the period ending fill up and fill up। मतलब 12 महीने का जो प्राइस इंडेक्स होता है 115.7, ये कहां से डिटरमाइन होता है? कौन से महीने में डिटरमाइन होता है? तो ऑप्शंस है हमारे जनवरी एंड जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 जनवरी एंड जून, ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल एंड सितंबर, ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर एंड जून। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर एंड जून। जो
प्राइस इंडेक्स होता है वो साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, दिसंबर और जून में। अगला सवाल, विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल टू सबमिट to the disciplinary authority seeking the approval of the disciplinary authority for initiation of departmental proceeding against the government servant। गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना है तो कितने दिनों के भीतर परमिशन या अप्रूवल लेना जरूरी है? नंबर 1, a draft of the articles of charge complete in all respect। नंबर 2, list of witnesses। नंबर 3, both A and B। and option number 4, only A। मतलब उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं? तो इसके हमारे 4 ऑप्शन है कि उसको सिर्फ चार्जशीट देनी है, या उसको विटनेस की लिस्ट भी देनी है, उसको बोथ मतलब चार्जशीट और विटनेस लिस्ट दोनों देनी है, या सिर्फ एक देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। उसको उसके खिलाफ जो भी आर्टिकल्स के चार्जेस लगे वो बताने हैं और लिस्ट ऑफ विटनेस भी उसको देनी होती है अगर किसी पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how much special allowance per month is paid to the women with disabilities for child care। अगर कोई वुमेन डिसेबल वुमेन है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है, तो उसको स्पेशल अलाउंस पर मंथ कितना मिलता है चाइल्ड केयर के लिए? हमारा ऑप्शन है ₹5,000 पर मंथ, ऑप्शन नंबर 2 3,500 पर मंथ, ऑप्शन नंबर 3 3,000 per month, and option number 4 2,000 per month, and the right option is ऑप्शन नंबर 3 3,000 पर मंथ। मतलब डिसेबल वुमन को, मतलब फिजिकली हैंडीकैप वुमन को चाइल्ड केयर के लिए 3,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भत्ता स्पेशल अलाउंस के रूप में उसको मिलता है। हमारा अगला सवाल, विच वन इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स। निम्नलिखित में से कौन सी माइनर पेनाल्टी नहीं है? ये नहीं है पे खास ध्यान देना है। नंबर 1, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ अ पे by one stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversarially affecting his pension। मतलब किसी को लोअर स्टेज में डाल देना 3 साल के लिए और उसको पेंशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, withholding of promotion। नंबर 3, reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service for a period to be specified in the order of penalty। मतलब किसी विशिष्ट सेवा के लिए, टाइम के लिए उसका पे, ग्रेड, पोस्ट या सर्विस को लोअर कर देना। या नंबर 4, सेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ अ स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। मतलब खास टाइम के लिए उसका स्केल, पे, ग्रेड ये लोअर कर देना, ये माइनर पेनाल्टी नहीं है बल्कि मेजर पेनाल्टी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट सर्वेंट क्विटिंग सर्विस ऑन रेजिग्नेशन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू। अगर किसी ने अपने पोस्ट से रिजाइन किया है तो उसको क्या नहीं मिलता निम्नलिखित में से? नंबर 1, पेंशन। नंबर 2, ग्रेजुएटी। नंबर 3, टर्मिनल बेनिफिट्स। नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। ना उसको पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुएटी मिलेगी, ना उसको टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारा अगला सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ गिफ्ट मे बी रिसीव्ड and retained by a government servant being a member of Indian delegation or otherwise from foreign dignitaries if the market value of gift received on one occasion does not exceed rupees fill up। मतलब कोई व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है जो कहीं विदेश दौरे पे गया, सरकारी कर्मचारी है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का गिफ्ट फॉरेन डिग्निटरीज से रिसीव कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ₹2,000। ऑप्शन नंबर 2, ₹1,500। ऑप्शन नंबर 3, ₹500। and option number 4, ₹1,000, and the correct answer is option number 4, ₹1,000। हमारा अगला सवाल, in case of transfer from northeast region what will be the entitlement of personal effect to carry when family does not accompany the government servant। मतलब हार्ड रीजन या नॉर्थ ईस्ट रीजन से कोई व्यक्ति आता है पर उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रह रही, उसको ट्रांसफर है, तो उसको ट्रांसफर बेनिफिट्स का परसेंटेज क्या होगा? नंबर 1, 2/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। ऑप्शन नंबर 2, 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। ऑप्शन नंबर 3, 1/2 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। एंड ऑप्शन नंबर 4, 1/4 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। मतलब उसको उसके एंटाइटलमेंट का तीसरा हिस्सा मिलेगा।
हमारा अगला सवाल, डीए एडवांस में बी टेकन बाय रिटायरिंग एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ। टीए एडवांस जो होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये रिटायरिंग एम्प्लॉय कब ले सकता है? नंबर 1, बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले 3 महीने। नंबर 2, ऑन हिज रिटायरमेंट। नंबर 3, नन ऑफ दीज। एंड नंबर 4, ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट से पहले अगर उसने कोई लीव ले रखी है तो उस वक्त वो एडवांस ले सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट से पहले अगर कोई लीव है तो उस वक्त वो एडवांस ले सकता है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द एज ऑफ द ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज आर कवर्ड फॉर एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन। यह भी सभी के लिए सोचने का विषय है कि एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन अभी सभी को लागू किया जा रहा है सरकार द्वारा, पर ये जो ग्रुप ए एम्प्लॉय है उसको किस एज के बाद ये हर साल कंपलसरी कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 50 years and above. ऑप्शन नंबर 2, 45 years and above. ऑप्शन नंबर 3, 35 years and above. And option number 4, 40 years and above. And the right answer is option number 4, 40 years and above. मतलब 40 वर्ष से अधिक के सरकारी कर्मचारी ग्रुप ए के उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एनुअली होना ही है। हमारा अगला सवाल, a second or subsequent advance for the purchase of a personal computer cannot be granted before expiry of Philip years from the date of drawal of the earlier advance। मतलब अगर किसी ने पहले एडवांस ले रखा है और वो फिर से नया एडवांस लेना चाहता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो कितने दिनों तक उसको नहीं मिलता? नंबर 1, 1 year, नंबर 2, 4 years, नंबर 3, 2 years एंड नंबर 4, 3 years। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 years। पहला एडवांस के 3 साल तक उसको नए कंप्यूटर के लिए एडवांस नहीं मिलता। हमारा अगला सवाल, सीजीएचएस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू। जो हमारे मेडिकल स्कीम है वो किसको लागू नहीं होती सिविल सर्विसेज में? नंबर 1, रेलवे एम्प्लॉइज। नंबर 2, रेलवे पेंशनर्स। नंबर 3, आर्म फोर्सेस पेंशनर्स। एंड नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। रेलवे एम्प्लॉइज, पेंशनर्स और आर्म फोर्सेस को सीजीएचएस लागू नहीं होता। हमारा अगला सवाल, विच इज ट्रू इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। निम्नलिखित में से कौन सी बातें सरकारी कर्मचारी, पति पत्नी अगर दोनों भी सरकारी कर्मचारी है तो कौन सी बात सही है? नंबर 1, हाउस बिल्डिंग एडवांस विल बी एडमिसिबल टू बोथ ऑफ देम सेपरेटली और जॉइंटली। दोनों को हाउस बिल्डिंग अलाउंस एडवांस ले सकते हैं, सेपरेटली भी या जॉइंटली भी। नंबर 2, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी एडमिसिबल टू एनी वन पेरेंट ओनली। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसी एक को मिलेगा। नंबर 3, फॉर एलटीसी पर्पज दे कैन क्लेम सेपरेट होम टाउन एंड मे क्लेम द कंसेशन सेपरेटली फॉर द मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज। मतलब वो होम टाउन एलटीसी के लिए अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। और नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। उपरोक्त सारी चीजें अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लागू है। हमारा अगला सवाल, हाउ मच कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट get by the government servant when both husband and wife are transferred from one and the same station to another same station within 6 months but after 60 days of the transfer of the spouse। मतलब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट गवर्नमेंट सर्वेंट को कब कितनी मिलेगी? जब हस्बैंड और वाइफ एक जगह से दूसरी जगह सेम जगह पे ट्रांसफर होता है पर 6 महीने के भीतर, और दूसरे का ट्रांसफर पहले से 60 दिन के बाद होता है, तो उनको ट्रांसफर ग्रांट कितनी मिलेगी? नंबर 1, full of composite transfer grant to both. Number 2, 80% CTG to the spouse transfer earlier and 50% CTG to the spouse transfer later। मतलब जो पहले गया है उसको 80% और जो बाद में गया है उसको 50%। ऑप्शन नंबर 3, full CTG to the spouse transfer earlier and 50% CTG to the spouse transfer later। जो व्यक्ति पहले गया है उसको पूरा और जो बाद में गया है उसको 50% ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी। या ऑप्शन नंबर 4, बोथ गेट 50% सीटीजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फुल सीटीजी टू द स्पाउस ट्रांसफर अर्लियर एंड 50% कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट टू द स्पाउस ट्रांसफर लेटर। जो 60 दिन के बाद जाएगा उसको 50% और जो पहले गया है उसको पूरा ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा, ट्रांसफर अलाउंस मिलेगा। हमारा अगला सवाल, हाउ लॉन्ग पीरियड अ बीडर में डिबार by a procuring entity
from participating in any procurement process undertaken by it if it determines that the bidder has breached the code of integrity। मतलब बोली लगाने वाले ने अगर इंटीग्रिटी कोड को ब्रेक किया है ऐसा लगता है तो उसको कितने दिनों के लिए डिबार कर सकते हैं। नंबर 1, not exceeding 1 year, number 2, not exceeding 4 years, number 3, not exceeding 2 years, and number 4, not exceeding 3 years, and the correct option is option number 3, not exceeding 2 years। 2 साल से ज्यादा उसको डिबार नहीं कर सकते। हमारा अगला सवाल है, what type of pension is given to an employee in case of abolition of employee's permanent post and provision of alternate employment of equal status is not possible or offer of a lower post is not accepted। मतलब किसी व्यक्ति की पोस्ट कैंसिल हो गई है, परमानेंट पोस्ट एबोलिश हो गई है और उसको दूसरी कोई इक्वल स्टेट देना पॉसिबल नहीं है और वो लोअर पोस्ट पे जाना नहीं चाहता, तो उसको कौन सी पेंशन मिलेगी। नंबर 1, इनवैलिड पेंशन, नंबर 2, कंपेंसेशन पेंशन, नंबर 3, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, नंबर 4, रिटायरिंग पेंशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंपेंसेशन पेंशन। उसको कंपेंसेशन की पेंशन मिलेगी। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सॉट परमिशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी व्हेन एन एम्प्लॉय एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी if its value exceed prescribed limit and if the transaction is with a person having official dealing with the government servant। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है और वो ऐसे व्यक्ति को बेच रहा है जिसका गवर्नमेंट सर्वेंट से डील होता है, ऑफिशियली डीलिंग है, तो कितने दिनों के भीतर उसको परमिशन लेनी आवश्यक है। मतलब कोई अगर अपनी कार या कुछ चीज ऐसी बेच रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर बेच रहा है और वो उस व्यक्ति को बेच रहा है जिससे अपने सरकारी कार्यालय के ताल्लुकात आते हैं, तो उसको कितने दिनों के भीतर परमिशन लेना आवश्यक है। नंबर 1, 30 डेज, नंबर 2, 60 डेज, नंबर 3, 45 डेज एंड नंबर 4, 90 डेज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 30 डेज। उसको 30 दिन के भीतर परमिशन लेना आवश्यक है। हमारा अगला सवाल, हु रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। 12वें फाइनेंस कमीशन के वक्त जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किसने सुझाया था। ऑप्शन नंबर 1, वाई.बी. रेड्डी कमेटी, ऑप्शन नंबर 2, तेंदुलकर कमेटी, ऑप्शन नंबर 3, विजय केलकर कमेटी एंड ऑप्शन नंबर 4, रंगराजन कमेटी। यह सवाल आया हुआ है एग्जाम में इससे पहले भी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विजय केलकर कमेटी ने 12वें वित्त आयोग में जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन को बताया था। हमारा आज का आखिरी सवाल, ऑन विच डेट CCS-CCA रूल came into force। CCS-CCA रूल कब फोर्स में आए थे। ऑप्शन नंबर 1, 1 दिसंबर 1965, ऑप्शन नंबर 2, 1 अक्टूबर 1965, ऑप्शन नंबर 3, 1 जून 1965 एंड ऑप्शन नंबर 4, 1 जनवरी 1965 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 1 दिसंबर 1965। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ज्ञान and press the bell icon। Thank you। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।